देखा ये गया है कि हाइमन रिपेयर, हाइमेनोप्लास्टी और वेजाइनल टाइटनिंग, इस प्रोसीजर को यूजुअली जो हमारी ख़वातीन हैं वो इन दोनों को बहुत ज़्यादा आपस में मिक्स कर देती हैं, यानी कन्फ्यूजन है इसके बारे में। हाइमन रिपेयर जो है इसके अंदर हम बेसिकली आपकी जो एक झिल्ली होती है जहाँ से मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं, उस झिल्ली को हम दोबारा से रीस्टिच करते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि वो झिल्ली कैसे रप्चर हुई, अभी हम इस डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं। द मेन टॉपिक इज़ दिस के लोग हाइमन रिपेयर और विजाइनल टाइटनिंग को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। विजाइनल टाइटनिंग जो है, मैं आई ट्राई टू गेट अ डायग्राम जिससे मैं बेहतर समझा सकूं आपको। ये एक डायग्राम मैंने ढूंढी है, इसमें आप देखें कि ये है मकद जहाँ से पखाना पास होता है। इसके ऊपर ये जगह है वजाइनल कैनाल जहाँ से मियाँ बीवी मिलते हैं, और इसके ऊपर ये जो तीसरा पॉइंट है ये है मसाना। अब ये इसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, इसको हम वजाइनल ओपनिंग कहते हैं, और ये जो है ये आपका पखाना खारिज होने की जगह है। ये बॉडी का नीचे से जो है वो एक सेक्शन लिया गया है। अच्छा, अब जो हाइमन है वो बेसिकली हम यहाँ जो जहाँ से मियाँ बीवी मिलते हैं आपस में या जहाँ से बच्चा पैदा होता है, उस जगह के ऊपर एक झिल्ली या पर्दा अगर टूट गया है तो उसके बनाने को हम हाइमन रिपेयर कहते हैं। और ये जो अंदर कनाल है, जो अंदर जगह है जहाँ से बच्चा बाहर आता है, मैं इसको डिटेल क्रॉस सेक्शन में दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये जो अंदर दीवारें हैं, ये जो नहर सी अंदर एक कनाल बनी हुई है, इस कनाल के अंदर बच्चे की पैदाइश की वजह से और वज़न, इवन जो ख़वातीन बच्चा पैदा नहीं भी करती, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे बढ़ता है, 100 केजी से 70 किलो पे आई, फिर 105 केजी पे वापस गई, फिर 80 केजी पे आई, बहुत ज़्यादा वेट फ्लक्चुएशंस की वजह से जो नीचे का आपका पेट का नीचे का हिस्सा है, जो आपका पेल्विक गटर है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। वहाँ पे भी इन केसेस में भी वेट फ्लक्चुएशन की वजह से भी देखा गया है कि जो ये वजाइनल कैनाल है ये बहुत ढीली और टाइट नहीं रहती। अच्छा, अब जब वजाइनल कैनाल के लूज़ होने की मज़ीद वजूहात क्या हैं, उनमें बच्चे की डिलीवरी, ऐसे बच्चे की डिलीवरी जिसका वज़न ज़्यादा हो, यानी कुछ डायबिटिक मदर्स होती हैं जिनके बच्चों का वज़न अमूमन 8 पाउंड से ऊपर 9 या 10 पाउंड तक होता है। कुछ ख़वातीन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, जिसके अंदर वो अनडायग्नोज चल रही होती है, वो डायग्नोज ही नहीं हो पाती, तो उसमें भी बच्चे का वज़न जो है बहुत बढ़ जाता है। और इन मेनी केसेस जो इंडिकेशन है, जो गाइडलाइंस हैं, वो ये कहती हैं कि आप डायबिटिक मदर जिसका बच्चा 8 पाउंड से ऊपर की जिसका वज़न है 8.5 पाउंड, उसको आप सिजेरियन से डिलीवर करें। लेकिन यूजुअली मैंने देखा है कि बहुत सारे केसेस में दूसरे या तीसरे या चौथे बच्चे की दफ़ा माएँ ढीली पड़ जाती हैं, या एंटीनेटल प्रॉपर नहीं हो रहा होता, या पेरिफेरी में या गांव में देहातों में जहां एक्सेस नहीं है टू द नॉलेज एंड लोगों को पता नहीं है, तो वहाँ पे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी आपको डायबिटीज़ हुई होती है लेकिन आपको पता नहीं होता। और डायबिटिक जो मदर्स होती हैं उनके बच्चे फिर बहुत बड़े वेट के होते हैं, और जब आप ज़्यादा वेट के बच्चे को नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के थ्रू डिलीवर कराते हैं तो ये जो दीवारें हैं ये ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर तक ओपन होती हैं। तो एक नॉर्मल वेट का बच्चा जो 2, 2.5 या 1.25 किलो का या 2.5 किलो का बेबी होता है वो डिलीवर होता है। लेकिन अगर वही बेबी 4, 4.5 किलो का हो गया तो यहाँ पे प्रेशर आप खुद इमेजिन कर लें कि कितना वजाइनल वॉल ओपन होगी। नंबर 3,
अगर आपकी डिलीवरी के दौरान फॉर्सेप्स इस्तेमाल हुई है, अगर आपकी डिलीवरी के दौरान वैक्यूम या सक्शन यूज़ किया गया है क्योंकि बच्चे का हेड रोटेट है, या बच्चे का शोल्डर पहले आ रहा है, हेड बाद में आ रहा है, या आपकी डिलीवरी में कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिसमें टीयर आ गया है और उसके बाद में रिपेयर की गई है, ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, तो इस तरह की रिपेयरिंग से, फॉर्सेप्स से, सक्शन वैक्यूम लगाने से आपकी जो वजाइनल कैनाल होती है उसके ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेच आता है, उसको हम खोलते हैं। और जब बाद में छिले के बाद जो होता है वो वजाइनल कैनाल बहुत ढीली और अनटाइट होती है। अब जब हम इसके लिए जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो पेशेंट्स ये कहते हैं कि हमें डॉक्टर ने कहा है कि आप सर्जरी करवा लें, अब बेहोशी में हम आपकी सर्जरी कर देंगे जिससे हम जो फालतू की जो कैनाल है, जैसे ये फालतू का गोश्त है, इसको हम काट के निकाल देंगे इस तरह करके, तो आपकी जो वजाइनल कैनाल है वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी और टाइट हो जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर आप इंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर कर भी देते हैं, अगर आप उसको वजाइनल टाइटनिंग कर भी देते हैं, इवन इन दैट केस होता ये है कि पेशेंट्स को वो रिज़ल्ट नहीं मिलते जैसे वो चाह रहे होते हैं। फ्यू मंथ्स के लिए पेशेंट्स गिव यू अ गुड हिस्ट्री कि जी ठीक है, टाइटनिंग कुछ हो गई है डॉक्टर साहब, पहले से बेहतर हो गया है, मगर सेटिस्फैक्शन लेवल और जो पेशेंट के रिव्यूज़ और जो हस्बैंड का फीडबैक होता है वो 0/0 होता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब नॉर्मल वजाइनल डिलीवरीज़ में और एक्सेसिव वेट गेन के अंदर आपकी जो वजाइनल कैनाल है, जब उसमें एक बच्चा पीछे से धक्का मार के बाहर निकलता है तो वो आपकी जो वजाइना की दीवारें हैं उसकी अगर जो पहले फ़र्ज़ करें कि वो 10 mm उसकी थी थिकनेस, तो वो हर डिलीवरी के बाद वो 3-4 mm जो है वो टिश्यू स्ट्रेच की वजह से वो दीवार जो है वो पतली होती चली गई है। अब आपने वजाइना को इंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर में या सर्जरी में आपने उसे काट के जोड़ तो दिया है, लेकिन जो खुद में जो उसका अपना कोलेजन था, जो वॉल के अंदर अपनी उसकी एक इलास्टिसिटी थी, मस्कुलर इंटेग्रिटी थी, उसका जो अपना एक मसल मास था, वो सारे का सारा तबाह हो गया है। तो पहले वक्तों में ये कहा जाता था कि आप अगर एक सर्जरी करवा लें ना, 3-4 बच्चे करें, जितने आपने फैमिली अपनी बनानी है फैमिली बना लें, उसके बाद आप कॉन्ट्रासेप्शन करें और कॉन्ट्रासेप्शन करके आप एक वजाइनल टाइटनिंग की सर्जरी करवाएं एंड दैट्स इट। लेकिन अभी के वक्त में जो फीडबैक मुझे मिल रहा है क्लिनिक में, मैंने ये देखा है कि आप वजाइनल अकेली वजाइनल जो है रिपेयर से बाय सर्जरी पेशेंट सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि मैं एज अ डॉक्टर ये समझती हूँ कि हमें वजाइनल कैनाल की जो थिकनेस है उसके ऊपर पहले इन क्लिनिक काम करने की ज़रूरत है, या फिर ड्यूरिंग द सर्जरी आप कर सकते हैं, लेकिन आई प्रेफर कि हम पहले लेज़र्स के ज़रिए से या थ्रेड्स के ज़रिए से या हम प्रोफाइलों के ज़रिए से वजाइनल कैनाल को जो है वो बूस्ट करें, उसकी जो कोलेजन फॉर्मेशन है उसको बेहतर करें, और जब आपको लगे कि वजाइनल जो ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से और एक्सरसाइजेस के साथ, प्लैंक्स के साथ और जो स्क्वाट्स हैं, डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेस, वेट लॉस, ये सब कुछ करवाने के बाद व्हेन यू फील कि अब वजाइनल कैनाल जो है उसकी थिकनेस अच्छी हो गई है, देन यू शुड गो फॉर अ सर्जरी। एंड यूजुअली ये सारे जो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स जो हम क्लिनिक में कर लेते हैं विदिन 2 आवर्स, आपको उसके लिए अगर आप किसी देहात से आ रही हैं, कश्मीर से आ रही हैं, गिलगित से आ रही हैं, कराची से आ रही हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 2 से 3 दिन यहाँ इस्लामाबाद में या लाहौर में स्टे करें। आप मुझसे पहले वीडियो कंसल्टेशन बुक कर लें फ़ोन के ऊपर। वी कैन टॉक ऑन वीडियो कॉल फॉर 20 मिनट्स। आई विल टेक यू डिटेल्ड हिस्ट्री। आपकी हिस्ट्री लेने के बाद, आपकी सारी बात सुनने के बाद, एरिया को एग्जामिन करने के बाद एंड अंडरस्टैंडिंग योर रिक्वायरमेंट्स, कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हम एक पूरा प्लान चॉकआउट करते हैं। और यूजुअली वो चूँकि ये नॉन सर्जिकल, नॉन एनेस्थीसिया बेस्ड प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें जीए की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम आपको लोकल नमिंग क्रीम में और टॉपिकल इंजेक्शंस एनेस्थीसिया में हम कर देते हैं, और 2 घंटे में आप अपनी फ़्लाइट लेके या जिसके साथ भी आप आई हैं, आप अपने घर वापस जा सकती हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे जो पेरिफ्रीज में हैं उन्होंने कहा है कि आप अपने प्रोसीजर्स के साथ, चाहे वो लेबियोप्लास्टी है, चाहे वो वजाइनल टाइटनिंग है, चाहे ब्रेस्ट है, आप लोगों को क्लियरली बताइए कि ये प्रोसीजर्स जो हैं वो 2 घंटे में हो जाते हैं
और उसके लिए आपका वहाँ पे 2 से 3 दिन रहना ज़रूरी नहीं है। बट आई विल सजेस्ट कि आप पहले वीडियो कॉल ज़रूर कर लें, वीडियो कंसल्टेशन ज़रूर बुक करें, बिकॉज वीडियो कंसल्टेशन बुक करने से ये होता है कि आपको पता होता है, डॉक्टर को भी पता होता है कि व्हाट आई एम गोइंग टू सी एंड व्हाट आई एम गोइंग टू ट्रीट, और आपका जो पूरा प्लान है वो परफेक्ट ऑन डॉट होता है, रादर देन आप आएँ और मुझे सरप्राइजेस मिल रहे हैं और आपको भी सरप्राइजेस मिल रहे हो कि डॉक्टर साहब क्या कह रही हैं।